Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter The Age of Industrialization, and this is the second part from the NCERT question answers. Here we are again with our new topic, that is second part of NCERT question answers of Age and Industrialization, and we will start the question from the chapter number 3. Explain what is meant by proto-industrialization. तो हमें इसमें एक्सप्लेन करना है बेटा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या समझते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें इस चैप्टर में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इवन बिफोर फैक्ट्रीज बिगेन टू सेट अप इन इंग्लैंड यूरोप देयर वाज ए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंटरनेशनल मार्केट। जब तक फैक्ट्रीज़ वगैरह आपकी इंग्लैंड और यूरोप में नहीं आई थी बेटा, उससे पहले भी लार्ज स्केल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था। और वो लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होता था इंटरनेशनल मार्केट में, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले होता था। तो इसका मतलब क्या था, पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अगर आप ऐसा मानते हो कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, अगर फैक्ट्रीज़ वगैरह का प्रोडक्शन जो हुआ है, उन फैक्ट्रीज़ वगैरह के प्रोडक्शन से आपको लगता है कि अगर उसमें फैक्ट्रीज और उसके प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हुआ है, तो उस प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से ही अगर आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। बिल्कुल फैक्ट्री के आने से पहले भी ही वर्ल्ड ट्रेड में बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था, और ये प्रोडक्शन जो माना जाता है बेटा, इसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। और इसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा मानते कि फैक्ट्रीज़ में मान ली कोई डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद ही आप बोलेंगे कि इंडस्ट्रीज़ में डेवलपमेंट हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ वगैरह के आने से पहले भी हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो होता था, और बहुत सारी लार्ज स्केल पर क्या होता था, प्रोडक्शन होता था। तो इसमें हमें उसी के बारे में हमें मेन पढ़ना है बेटा कि हमारा जो ये है प्रोडक्शन किस तरीके से होता था, और ये प्रोडक्शन में हमारा किस किस तरीके से हमारा सारा वर्ल्ड ट्रेड में हम पार्ट लेते थे, और किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ वगैरह के आने से पहले हमारा ये क्या है, जो प्रोडक्शन है वो होता था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इवन बिफोर फैक्ट्री बिगेन टू बी सेट अप इन इंग्लैंड एंड यूरोप लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर एन इंटरनेशनल मार्केट। फैक्ट्रीज़ वगैरह के बिगिन होने से पहले ही इंग्लैंड और यूरोप में लार्ज स्केल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता था, जो कि आपका इंटरनेशनल मार्केट में होता था। द पीरियड वाज रेफर टू एज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इस पीरियड को जो बोला गया है बेटा, इसको हमने प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन बोला है by the historians because this is the phase of industrialization that was not based on the factory system। और जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है, ये एक ऐसा सिस्टम था जो फैक्ट्री बेस्ड नहीं था, जो फैक्ट्रीज़ के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता था, और ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में इसकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्रीज। दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नोन एज proto industrialization, or we can say that industrialization before the factories बोलेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, दैट इज डिस्कस वाई डिड सम इंडस्ट्रियलिस्ट इन 19th century यूरोप प्रेफर हैंड लेबर आवर मशीन्स। बेटा कुछ ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे बेटा 19th centuries में, जो यूरोप में जो प्रेफर करते थे हैंड लेबर्स को बेटा, मशीन्स के ओवर किसको लेबर करते थे बेटा, हैंड लेबर को करते थे। उसके बारे में बताना है बेटा। देखिए, सम इंडस्ट्रियलिस्ट वर रिलेक्टेंट टू इंट्रोड्यूस न्यू मशीन्स। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट तो रिलेक्टेंट थे बेटा इंट्रोड्यूस करने में नई मशीन से, एंड प्रेफर्ड करते थे, वो नई मशीन्स को नहीं लाना चाहते थे, बल्कि हैंड लेबर को प्रेफर्ड करते थे और मशीन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। इसके पीछे फॉलोइंग रीजन्स है क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, क्योंकि आपको पता है जो लेबर है उसका मेन रोल होता है बेटा किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में। अगर लेबर आपकी चीप है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो भी क्या होता है, चीप होता है, और इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। और जो आपकी मशीन्स वगैरह होती हैं, वो मशीन्स वगैरह क्या होती हैं बेटा, आपकी एक्सपेंसिव होती हैं। उस टाइम पे एक्सपेंसिव थी, क्योंकि जब किन्हीं चीज़ों का इंट्रोडक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ें क्या थी बेटा, आपकी एक्सपेंसिव थी। और वो चीज़ें अगर एक्सपेंसिव थी, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वो चीज़ें सारी एक्सपेंसिव होने के कारण हम बोल सकते हैं कि चीप लेबर आपका एग्जिस्ट करता था।
तो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते थे, वो अपना लेबर को ही उसको क्या करते थे, लेबर को ही अपना प्रेफर करते थे, बल्कि किनको, इंडस्ट्रीज़ वगैरह को क्या प्रेफर नहीं करते थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि पीपल फ्रॉम द विलेजेस स्टार्ट मूविंग टू सिटीज़ इन सर्च ऑफ वर्क। उन्होंने क्या स्टार्ट किया बेटा, सर्च ऑफ वर्क। सो देयर वाज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो किसी भी ह्यूमन लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी 19th सेंचुरी में, और इंडस्ट्रियलिस्ट कैन हायर मोर वर्कर्स एट ए लोअर कॉस्ट दैन मशीन। और जो है बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट हायर कर सकते थे मोर वर्कर्स को एट लोअर कॉस्ट में। बेटा लोअर कॉस्ट का मतलब है कि जो मशीन है उसमें कॉस्ट क्या है बेटा, ज़्यादा है, और जो मशीन से ज़्यादा कॉस्ट आती थी और लेबर में जो कॉस्ट होती थी वो कम होती थी। तो इसका पहला जो सबसे पहला हेडिंग्स आएगी वो क्या आएगी बेटा, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप लेबर आएगी, कि अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर होती थी। नेक्स्ट देखिए, सीजनल इंडस्ट्रीज़। इन मैनी इंडस्ट्रीज सच एज गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज। ब्रेवरीज का मतलब होता है बेटा जहाँ पे शराब या बियर वगैरह को तैयार किया जाता है, उसको ब्रेवरीज बोलते हैं। द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। लेबर की जो डिमांड थी वो क्या थी बेटा, बिल्कुल सीजनल थी। सो इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर्ड हैंड लेबर को प्रेफर करते थे सीजनड इंडस्ट्रीज़ में। और थर्ड आता है बेटा आपका डिमांड फॉर स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। बेटा जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं बेटा उनमें जो डिमांड थी बेटा, मार्केट डिमांड्स फॉर वैरायटी ऑफ डिज़ाइन एंड कलर ऑफ स्पेसिफिक टाइप कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय मशीन मेड प्रोडक्ट्स। बेटा जो मार्केट की डिमांड थी वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस की बेटा, क्योंकि मशीन से बेटा जो एक पर्टिकुलर टाइप के डिज़ाइन को ही फॉर्मेशन कर पाती थी और कलर को, स्पेसिफिक टाइप कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय मशीन। कोई स्पेसिफिक अगर टाइप था बेटा मशीन्स के द्वारा उसको फुलफिल्ड नहीं किया जाता था। इंट्रिकेट डिज़ाइंस एंड कलर्स जो होते थे बेटा क्लोथ्स में कुड बी डन बाय ह्यूमन स्किल्स। वो किसके द्वारा किए जाते थे बेटा, ह्यूमन स्किल्स के द्वारा ही किए जाते थे। दीज थिंग्स कुड नॉट बी प्रोड्यूस ओनली मैनुअली। ये सारी चीज़ें मैनुअली की जा सकती थी बेटा। सो टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक रेंज ऑफ प्रोडक्ट ओनली हैंड लेबर कैन बी यूज। तो उसके लिए सिर्फ हैंड लेबर का ही इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ पॉइंट आपका, डिमांड ऑफ ए स्पेसिफाइड पीपल। विक्टोरियन एज में बेटा अरिस्टोक्रेट्स मतलब जो ऐसे लोग जो बेटा हाई फैमिली से बिलोंग करते थे एंड अदर अपर क्लास के पीपल प्रेफर्ड आर्टिकल्स मेड बाय हैंड ओनली। ऐसे आर्टिकल को प्रेफर्ड करते थे जो कि हैंड के द्वारा बनाए गए हैं। तो हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू बी सिंपलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। तो क्लास को दिखाता था, मीन्स ब्रांड को दिखाता था। वो अपनी हायर क्लास वाले जो लोग थे बेटा वो मशीन मेड प्रोडक्ट्स की बजाय हैंडमेड प्रोडक्ट्स को यूज करना ज़रूरी समझते थे। तो सिंपलाइज करता था रिफाइनमेंट एंड क्लास को। दे वर बेटर फिनिश्ड एंड केयरफुली डिज़ाइन, जाकि वो क्या हो बेटा, फिनिश हो और बेटर केयरफुली डिज़ाइंड हो बेटा। तो इसलिए भी बेटा किसका इस्तेमाल किया जाता था बेटा, हैंड लेबर्स का इस्तेमाल किया जाता था। इन्वेस्टमेंट एंड मेंटेनेंस बेटा, मशीन्स वर कॉस्टली इफेक्टिव होती थी। मशीन्स जो होती थी वो क्या होती थी, कॉस्टली और इनफेक्टिव, डिफ़िकल्ट टू रिपेयर होती थी, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगती थी। दीज मशीन्स वाज एक्सपेंसिव अफेयर होता था। सो वियर एंड टीयर ऑफ मशीन वाज कॉस्टली था। At that point time machines were not as effective as they were declared by the inventor and manufacturers बेटा। तो जो डिक्लेयर की गई थी इन्वेंटर और मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बेटा वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि उनकी रिपेयर में भी ज़्यादा पैसे लगते थे। बल्कि उसके मुकाबले में जो हैंड लेबर था वो क्या थे बेटा, चीप लेबर के रूप में एग्जिस्ट करते थे। तो ये कुछ कारण थे बेटा, इंडस्ट्रियलिस्ट कोशियस थे अबाउट यूजिंग देम। तो ये कुछ कारण थे किसका इस्तेमाल करते थे बेटा, हैंड लेबर का इस्तेमाल करते थे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आप सारी एक्सप्लेनेशन तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार हेडिंग्स को आपको रिवाइज जरूर करना चाहिए। कैसे, देखिए, इंडस्ट्रीज इन 19th सेंचुरी प्रेफर हैंड लेबर आवर मशीन्स। तो हैंड लेबर का सबसे पहले आता है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर में आप इतना सोचिए कि लेबर जो थे बेटा चीप थे और मशीन्स जो थी बेटा वो एक्सपेंसिव थी। रूरल पीपल अर्बन सेंटर में चले जाते थे और अर्बन सेंटर में जाने के बाद क्या होता था, वहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर क्या थी बेटा, कम थी, उससे ज़्यादा सप्लाई ऑफ लेबर थी। तो एक कारण तो पहला ये हो जाता है। और सीजनल इंडस्ट्रीज़ थी बेटा, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो सिर्फ विंटर में काम करती थी। कुछ जैसे क्रिसमस के टाइम पे प्रिंटिंग बुक्स वगैरह हो गई या कार्ड वगैरह प्रिंटिंग होगी, क्रिसमस के टाइम पर काम करती थी। तो सीजनल जो होते थे बेटा वो हैंड लेबर को ही प्रेफर करते थे, मशीन्स को प्रेफर नहीं करते थे। स्पेसिफाइड प्रोडक्ट जो होते थे बेटा कुछ इंट्रिकेट डिज़ाइंस के या डिफरेंट डिज़ाइंस के कलर के, क्योंकि मशीन सिर्फ एक ही तरह के प्रोडक्ट बना सकती थी, एक ही डिज़ाइन को प्रोवाइड कर सकती थी। लेकिन जो आपके
मशीन्स के अलावा जो हैंड लेबर का इस्तेमाल करते थे वो इंट्रिकेट डिज़ाइन और कलरफुल चीज़ों को कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू द यूज के अनुसार, डिमांड के अनुसार अपने प्रोडक्ट की वैरायटीज़ को चेंज कर सकते थे। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो हैंड लेबर था बेटा वो मशीन से ज़्यादा डिज़ाइन और कलर्स वगैरह दे सकते थे। उससे अगला आता है बेटा स्पेसिफाइड जो पीपल थे, अरिस्टोक्रेट्स जो लोग थे, या हमारे जो लोग ऐसे थे जो अपर क्लास से बिलोंग करते थे। अपर क्लास से बिलोंग करने का मतलब जो हाई फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसको एक सिंबलाइज मानते थे, सिंबल मानते थे बेटा अपने हाई क्लास का। तो इस सिंबल को प्रूव करने के लिए बेटा वो मशीनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करके वो इस्तेमाल करते थे किन चीज़ों का, वो इस्तेमाल करते थे आपकी हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, ना कि मशीन वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते थे। डिमांड ऑफ द स्पेसिफाइड पीपल की डिमांड होती थी। इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस, जो मशीन्स थी बेटा उसका इन्वेस्टमेंट और मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता था, एक्सपेंसिव होता था, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो मशीन्स में बहुत ज़्यादा होती थी। दैट्स वाई बेटा मशीनों की वाई वो आपके हैंड लेबर को इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते थे। सो ये कुछ रीजन्स थे बेटा कि हैंड लेबर को प्रेफर किया जाता था। हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोक्यूर रेगुलर सप्लाई ऑफ द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स? बेटा उन्होंने कैसे प्रोक्यूर किया ताकि रेगुलर सप्लाई होती रहे कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स की इंडियन वीवर्स से बेटा, उसके बारे में हमें बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। देखिए पढ़ते हैं। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल पावर द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली प्रोक्यूर्ड रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडियन वीवर्स वी सीरीज ऑफ एक्शंस। बेटा तो जो हमारी रेगुलर सप्लाई आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन व्यूवर्स से बेटा हमारे बिल्कुल जो बोलते हैं कि सारे के सारे जो रेगुलर सप्लाई प्राप्त की कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की, तो ये सारे के सारे इसमें कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस आते हैं। ये सीरीज ऑफ एक्शंस क्या थे, उन सीरीज ऑफ एक्शंस के बारे में पढ़ते हैं बेटा। जैसे दीज एक्शंस वर एम्ड एट एलिमिनेटिंग कंपटीशन, तो किसको एलिमिनेट करना? कंपटीशन को एलिमिनेट करना। फ्रॉम अदर कॉलोनियल पावर्स बेटा, तो दूसरी जो कॉलोनियल पावर्स हैं, ताकि बारगेनिंग की जो प्राइस की पावर है बेटा वो ना मिले। अगर सिर्फ मोनोपोली कंट्रोल अगर रहेगा किसी चीज़ का तो रेगुलर सप्लाई को इंश्योर किया जाएगा। तो सबसे पहला काम था बेटा मोनोपोली पावर को करना, और पावर के साथ साथ बेटा एलिमिनेट कर देना दूसरी कॉलोनियल पावर्स को बेटा। ये एक काम होता था किसका? बाय द गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। कंट्रोलिंग कॉस्ट को कंट्रोल करना, ये भी एक एक्शंस में आता था। एंड इंश्योरिंग रेगुलर सप्लाई ऑफ कॉटन सिल्क गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, बेटा गुड्स का क्या करना? ब्रिटेन से करना। तो कंपनी टुक सेवरल मेजर्स लिए थे बेटा। वो मेजर्स क्या क्या थे? सबसे पहले अपॉइंटेड, जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है, अपॉइंटेड करना गुमस्ताज को टू सुपरवाइज व्यूवर्स, जो व्यूवर्स को क्या करते थे बेटा? सुपरवाइज करते थे। कंपनी अपॉइंटेड पेड सर्वेंट्स कॉल्ड गुमस्ताज टू सुपरवाइज व्यूवर्स कलेक्ट सप्लाईज, जिन्होंने सप्लाईज को कलेक्ट करते थे। एग्जामाइन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ को एग्जामाइन करते थे। इसको हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया है बेटा, गुमस्ताज कौन थे उनके बारे में डिटेल से। तो इसको हम सिर्फ एक बार ही पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। गुमस्ताज वर मेनली अपॉइंटेड टू एलिमिनेट द ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स बेटा। इनका मेन एम जो था वो क्या था? उनका मेन एम होता था जो ट्रेडर्स होते थे या ब्रोकर्स होते थे उनको क्या करना? एलिमिनेट करना। विद द हेल्प ऑफ गुमस्ताज कंपनी एस्टेब्लिश्ड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द व्यूवर्स, ताकि जो कंट्रोल कर सके बेटा किसके ऊपर? व्यूवर्स के ऊपर। तो इस प्रकार से किसको अपॉइंट करना होता था? गुमस्ताज को अपॉइंट करना होता था। सेकेंड, लोन एंड एडवांस सिस्टम। लोन एंड एडवांस सिस्टम में क्या आता है? इट प्रिवेंटेड कंपनी व्यूअर्स फ्रॉम डीलिंग विद अदर बायर्स बेटा, ताकि जो लोन है उनको पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाए। उसके बाद जो व्यूअर्स होंगे बेटा वो ओब्लिगेटेड हो जाएंगे, उनकी मजबूरी हो जाएगी कि उनको ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या करना पड़ेगा? वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। एंड द व्यूअर्स वर गिवन लोन्स, तो उसके लिए क्या दिया जाता था बेटा? कंपनी इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ एडवांस का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। वंस एंड ऑर्डर वाज प्लेस द व्यूअर वर गिवन लोन्स टू परचेज द रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए क्या देते थे बेटा? लोन्स प्रोवाइड करते थे। दो जू टुक्स लोन्स, जिन्होंने लोन ले लिया, हैड नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं होती थी। हैंड ओवर द क्लोज टू द गुमस्ताज को देना पड़ता था। दिस प्रिवेंटेड द व्यूअर फ्रॉम ग्रोइंग एनी अदर ट्रेडर, इससे उन्होंने उनको प्रिवेंट किया बेटा ताकि वो दूसरे ट्रेडर के पास ना जा सकें। एंड दे वर बाउंड टू व्यू ओनली फॉर द कंपनी, और वो बाउंड हो जाते थे और वो सिर्फ किसके लिए व्यू करते थे बेटा? वो सिर्फ कंपनी के लिए ही व्यू करते थे बेटा। ये भी एक रीजन था। द व्यूअर लोस्ट द स्पेस ऑफ बार्गेनिंग फॉर प्राइस एंड सेल टू डिफरेंट बायर्स बेटा, स्पेस को लूज़ कर दिया बिकॉज दे हैड टेकन एडवांस फ्रॉम द गुमस्ताज। तब बार्गेनिंग का कोई काम नहीं था,
क्योंकि जब तक उन्होंने लोन नहीं लिया था तब तक बार्गेनिंग चलती थी। दोज लोन्स एंड एडवांसेस हैड टाइड देम टू द कंपनी, तो ये जो लोन्स और एडवांस होते थे ये कंपनीज को टाइड करके रखते थे, सो दे कैन ट्रेड विद एनी वन, के साथ ट्रेड कर सकें, एंड दे रिसीव्ड दैम फ्रॉम द कंपनी वाज लो, और उसको क्या कर सके बेटा, रिसीव्ड कर सके। ऑल द अबव फैक्ट मेड इट ईजी, इन्होंने क्या कर दिया बेटा, ईजी बना दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को टू प्रोक्योर द रेगुलर सप्लाई और कॉटन सिल्क के लिए। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि उन्होंने एक तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम किया था वो काम किया था गुमस्ताज को अपॉइंट करने का। भाई गुमस्ताज को अपॉइंट कर दिया। अब गुमस्ताज क्या करते थे बेटा, उनके प्रोडक्शन को भी देखते थे, एडवांस भी प्रोवाइड करवाते थे, उनकी सप्लाई को भी देखते थे और दूसरे ट्रेडर्स के ऊपर भी ध्यान रखते थे। तो एक सबसे पहला जो मेन काम था बेटा गुमस्ताज का अपॉइंटमेंट करना। दूसरा एक एडवांस और लोन देने की प्रक्रिया एंड द फॉर्मेट टू गिव लोन्स टू द व्यूवर्स इन ऑर्डर टू परचेज द रॉ मटेरियल बेटा, ताकि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर सके और एक ऑर्डर प्लेस हो जाता था। उसके बाद व्यूवर्स के पास कोई चॉइस नहीं रहती थी कि वो अपने जो अपना सामान है, मतलब अपने जो क्लोथ्स वगैरह हैं जो उन्होंने वीव किए हैं वो किसी दूसरे को बेच पाएँ, क्योंकि ये भी एक रीज़न था बेटा, वो क्या था कि एडवांसिंग लोन को प्रोवाइड करवाना बेटा ये। और दूसरा बार्गेनिंग के इसको करना, मोनोपोली की पावर को गेन करना। इस तरीके से उन्होंने किस पावर को गेन कर लिया था बेटा, मोनोपोली की पावर को गेन कर लिया था। और इस मोनोपोली की पावर के साथ वो क्या कर सकते थे बेटा, मोनोपोली की पावर के साथ वो दूसरे कपड़ों को खरीद नहीं सकता था, और इसमें सिर्फ किसका नाम रह जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम रह जाता था। आगे देखिए, इमेजिन दैट यू हैव बीन आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल फॉर एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन के ऊपर आपको अगर कोई आर्टिकल लिखना हो, राइट योर पीस यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर से यूज़ करके आपको लिखना है बेटा। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है जिसमें आप पूरे चैप्टर के बारे में लिख सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। ड्यूरिंग द 1730 इंग्लैंड सेटअप द अर्लीस्ट फैक्ट्रीज बेटा, इंग्लैंड ने सेटअप की अर्लीस्ट फैक्ट्रीज को बेटा, बट द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज मल्टीप्लाई ओनली ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। लेकिन ये कब मल्टीप्लाई हुई बेटा, लेट 18th सेंचुरी में मल्टीप्लाई हुई। कॉटन वाज द सिंबल ऑफ द इरा, इट्स प्रोडक्शन विच बूम्ड इन द लेट 19th सेंचुरी। जो कॉटन एक सिंबल ऑफ इरा था बेटा, वो बूम कब हुआ, इंक्रीज कब हुआ, 19th सेंचुरी में। ड्यूरिंग दिस टाइम मर्चेंट वुड ट्रेड विद रूरल पीपल फॉर द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। मर्चेंट किसके साथ करते थे बेटा, रूरल पीपल के साथ। इसका भी कारण आपको पता है जो चैप्टर में आपने पढ़ा है, क्योंकि जो मोनोपोली पावर होती थी, किनके टाउन में जो ट्रेडर होते थे उनके पास कौन सी पावर होती थी, मोनोपोली पावर होती थी। अब मोनोपोली पावर का मतलब क्या, दूसरे मर्चेंट्स को वहाँ पे प्रोडक्शन के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, ड्यूरिंग दिस टाइम ए क्लोथियर वुड बाय वूल फ्रॉम ए वूल स्टेपलर। एक क्लोथियर किससे वूल करता था बेटा, खरीदता था वुड स्टेपलर से। कैरिंग टू द स्पिनर्स के पास लेके जाता था, यार्न वीवर के पास जाते थे, फूलर एंड डायर्स फॉर द फर्दर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होते थे। तो कहने का मतलब एक ही छत के नीचे सारे कार्य नहीं होते थे। क्लोथ प्रोडक्शन करनी होती थी तो आपको डिफरेंट छतों के नीचे जाना पड़ता था, अलग अलग रूफ के नीचे अलग अलग स्टेप्स होते थे, लेवल ऑफ प्रोडक्शंस होते थे। जो कि एक सिंगल हैंडेड प्रोडक्शन आया था वो तभी आया था बेटा जब फैक्ट्री प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। लेकिन प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ऐसा नहीं था। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होता था तो हर एक स्टेप ऑफ वर्क्स के लिए आपको डिफरेंट जगह पे जाना पड़ता था, जिसमें आपके वीवर्स, फूलर्स, डायर्स, वूल स्टेपलर्स और स्पिनर्स आपके प्रेजेंट होते थे। लंदन वाज द फिनिशिंग सेंटर होता था इन गुड्स के लिए। ये था बेटा अर्ली, जिस सारे के सारे जो आपने पढ़ा इसको हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन 1760 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रो कॉटन वाज इम्पोर्टेड टू ब्रिटेन जो फीड टू द कॉटन इंडस्ट्री में 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रो कॉटन को गया, विच शो टू 22 मिलियन पाउंड हो गया बेटा 1787 में। दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द कॉटन मिल एंड न्यू मशीन बेटा। अब न्यू कॉटन मिल और नई मशीन्स आ गई बेटा, जिसमें मैनेजमेंट अंडर वन रूफ के अंडर होने लगा। दैट इज़ द टाइम ऑफ 1787, जिसने इम्प्रूव द क्वालिटी एंड मेड द प्रोडक्शन को फास्टर बना दिया। मोस्ट इन्वेंशन इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेक्टर वर मेट विद डिसरिगार्ड एंड हेटेड बाय द वर्कर बिकॉज मशीन इम्प्लाइड लेस हैंड लेबर। इन सब को बेटा जो आपके रिगार्ड कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, तो इसमें क्या था बेटा, हैंड लेबर कम लगता था और इसमें एंड लोअर एम्प्लॉयमेंट की नीड्स होती थी। स्पिनिंग जेनी वाज वन एग्जाम्पल ऑफ सच इन्वेंशन का स्पिनिंग जेनी क्या था, एक एग्जाम्पल था। बिफोर सच टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
ब्रिटेन इम्पोर्टेड सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडियन वास्ट नंबर। टेक्नोलॉजिकल एडवांस से पहले इंडिया से बहुत सारे टेक्सटाइल और सिल्क कॉटन आते थे। फाइन टेक्सटाइल जो इंडिया का था बेटा, उसकी बहुत ही हाई डिमांड थी इंग्लैंड में। मानचेस्टर बिकम द हब ऑफ द कॉटन के प्रोडक्शन का मानचेस्टर हब बन गया। इंडिया वाज टर्न इनटू ए मेजर बायर ऑफ द ब्रिटिश कॉटन गुड्स का इंडिया क्या बन गया, एक मार्केट बन गई बेटा, जो कि मेजर बायर हो गया बेटा। मेजर बायर होने का मतलब क्या हो गया, ब्रिटेन से वस्तुएं बन के आती थी मानचेस्टर से, और उनको कहाँ पे बेचा जाता था बेटा, इंडिया की मार्केट में बेचा जाता था। और इंडिया से किस चीज़ का इंपोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, वो कॉटन का एक्सपोर्ट किया जाता था। ये सब कॉलोनियल रूल के अंडर हुआ था। और अर्ली 19th सेंचुरी में फैक्ट्री बिकेम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लैंड के इंटीमेट पार्ट बनी। नाउ अटेंशन वाज पेड टू द मिल्स फॉर गेटिंग द बायलेंस एंड वर्कशॉप को फॉरगेट किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रिटिश फैक्ट्री वर टू बिजी प्रोवाइडिंग वार नीड्स को प्रोवाइड करने में बिजी थी एंड डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल रोज वंस अगेन। और इंडियन टेक्सटाइल की दोबारा से क्या हुई बेटा, राइज होगी। रिप्लेड द सच फ्लक्चुएशन एंड डिमांड एंड सप्लाई हुई। तो देखो क्या बताया गया है, सबसे पहले हमने किसके बारे में बताया बेटा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताया। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने बताया कि उस टाइम पे लेवल ऑफ प्रोडक्शंस अलग अलग होते थे। वुड स्टेपलर अलग अलग होता, वूल स्टेपलर अलग होते थे, स्पिनिंग अलग जगह होती थी, वीवर अलग होते थे बेटा, और डाइंग अलग होते थे। और इन सब का जो फिनिशिंग सेंटर था वो कौन सा था बेटा, वो लंदन था। उसके बाद 1787 में जो आपका कॉटन का प्रोडक्शन है बेटा, वो बड़ा, रॉ मटेरियल में भी इंक्रीज हुआ। अब मशीनें आ गई, मैनचेस्टर में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन ने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा भी दिया, और लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ने के कारण आप क्या, एक अंडर रूफ के अंडर आपका सारा का सारा प्रोडक्शन होने लगा। अब इसके साथ साथ आप क्या बता सकते हैं, इसके साथ आप ये भी बता सकते हैं कि अब जैसे ही हमारा 18th सेंचुरी में आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले इंडिया के कॉटन और टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड होती थी। अब वो डिमांड क्या होगी बेटा, वो कम होगी। वो डिमांड कम क्यों होगी बेटा, क्योंकि 19th सेंचुरी में इंटीमेट पार्ट ऑफ इंग्लैंड का हमारे यहाँ पे कोलोनाइजेशन हो गया। अब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होने लगा रॉ मटेरियल, और मैनचेस्टर में जो इंग्लैंड में जो वस्तुएं बनती थी बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अब वो कहाँ आने लगी बेटा, इंडिया में आने लगी। और 19th सेंचुरी में बेटा इंटीमेट पार्ट हो गया फैक्ट्रीज का इंग्लैंड में। और उस टाइम पे वॉर भी हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उन वस्तुओं को बनाने में फैक्ट्रीज बेटा बिजी थी। ऐसे में इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड एक बार फिर क्या हुई बेटा, इंक्रीज हुई। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा सा आया था इससे रिलेटेड बेटा, कि इंडिया में जो हमारा प्रोडक्शन था बेटा ये इंक्रीज क्यों हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार बिकॉज ब्रिटिश मिल्स बिकेम बिजी विद टेंडिंग टू वॉर नीड्स बेटा। ब्रिटिश की जो मिल्स थी बेटा, किसको बनाने में रेडी थी बेटा, मिल्स को बनाने में रेडी थी। एंड मैनचेस्टर इंपोर्ट क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। एंड इंडियन मिल्स सडनली हैड ए ह्यूज होम मार्केट बना बेटा सप्लाई का। एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ आपका क्या था बेटा, स्लो था, बट इंडिया विटनेस इंक्रीज। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका क्या हुआ, इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या थे, वो थे, इन दिस पीरियड द टेक्सटाइल मिल्स ऑफ ब्रिटेन बिगेन टू मैन्युफैक्चर क्लोथ्स टू मीट द नीड्स ऑफ द इंग्लिश आर्मी बेटा। तो जितनी भी मार्केट्स थी बेटा, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी इंग्लैंड में, वो सारे किस चीज़ को बनाने में व्यस्त थी, वो सारी वॉर से रिलेटेड वार आर्मी की यूनिफॉर्म्स में क्या थी बेटा, वो उनको बनाने में बिल्कुल बिजी थी। इंपोर्ट्स ऑफ क्लॉथ फ्रॉम द मैनचेस्टर डिक्लाइन हो गया, जिससे इंडिया के मिल्स को गॉट द अपॉर्चुनिटी मिली टू मैन्युफैक्चर एंड टू सप्लाई क्लॉथ, और द वास्ट होम मार्केट के लिए सप्लाई हो चुकी। सेकेंड, ब्रिटिशर इंडस्ट्री बिकेम बिजी इन प्रोड्यूसिंग सप्लाइंग वार नीड्स में सप्लाई करने में क्या थी बेटा, बिजी। एंड स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स और क्लॉथ फॉर कॉलोनियल मार्केट लाइक दैट इन इंडिया। और इन्होंने जो इंडिया मार्केट थी बेटा, जो कॉलोनियल मार्केट थी ब्रिटेन की, उन सब में चीज़ों का एक्सपोर्ट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। सो इट वाज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन इंडस्ट्री टू फिल द एम्प्टी इंडियन मार्केट्स को बेटा क्या भरने का एक अच्छा मौका मिला। देयरफॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट आस्क, इंडिया की फैक्ट्री से आस्क भी किया ब्रिटेन कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने बेटा, टू सप्लाई वो नीड्स लाइक जूट बैग्स हो गए, या क्लोथ्स हो गए, या आर्मी की यूनिफॉर्म्स हो गई, टेंट्स हो गए, लेदर बूट्स हो गए, हॉर्स एंड म्यूल के सैडल्स वगैरह के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट्स ने इंडियन फैक्ट्री से डिमांड भी की। द इंक्रीज डिमांड ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेड टू द सेटिंग अप ऑफ न्यू फैक्ट्री, जिससे नई फैक्ट्री सेटअप हुई। एंड ओल्ड वन इंक्रीज द प्रोडक्शन, और ओल्ड वन में प्रोडक्शन का क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ।
मैनी न्यू वर्कर वर एम्प्लॉयड और एवरीवन वाज मेड टू वर्क फॉर लॉन्गर हावर्स। बेटा बहुत सारे वर्कर को एम्प्लॉयड किया गया और न्यू वर्कर्स जो थे बेटा उनको क्या एवरीवन मेड टू वर्क लॉन्गर हावर्स के लिए वर्क करना पड़ा ड्यूरिंग दिस वार पीरियड। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बूम्ड इन इंडिया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या हुआ बेटा इंडिया में बूम्ड हुआ और वो क्या हुआ बेटा इंक्रीज हुआ। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो वार हुआ था उसमें सबसे पहली बात तो ब्रिटेन से प्रोडक्शन आपका रुक गया। ब्रिटेन से प्रोडक्शन क्यों रुक गया? क्योंकि वो बिजी हो गए किन चीज़ों को बनाने में बेटा, आर्मी से रिलेटेड गुड्स को बनाने में। यहाँ तक कंडीशन आ गई कि उन्होंने इंडियन की जो फैक्ट्रीज़ थी या इंडियंस में जो फैक्ट्रीज वगैरह थी उनसे डिमांड की कि ऐसी प्रोडक्ट्स को बनाया जाए जो वार से रिलेटेड थे बेटा। तो नई फैक्ट्री केम सब हुई बेटा, नई फैक्ट्रीज ओपन हुई और जो पुरानी फैक्ट्रीज थी उनमें प्रोडक्शन क्या हुआ इंक्रीज हुआ। और उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में, जिससे इंडिया की कॉटन की और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज़ को एक बार और मौका मिला बेटा। और जो आपके एम्प्लॉयर्स वगैरह थे बेटा वार नीड्स को बनाने में उनको लॉन्गर आवर कार्य करना मिला और एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ था बेटा, वो डिक्रीज हुआ था। तो ये थे बेटा आपके एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस जो आपने अभी पढ़े हैं। इस प्रकार आपका जो एनसीईआरटी का पैटर्न है बेटा वो ख़त्म होता है और ये था आपका एनसीईआरटी सेशन विच आर रिलेटेड टू द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। फॉर थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा तो बेटा एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को वीडियोस के बाद देखना। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बेटा जो आपकी वीडियोस के जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं कर रखी है, सारे के सारे आपके वीडियोस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन एंड हैव ए नाइस डे।